अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक करने लगे हैं जिसका नाम है वाटर एंड मिनरल्स अपटेक बाय रूट्स। हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर वो जो पाइप्स होते हैं जिनका काम पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाना होता है उन्हें हम जाइलम कहते हैं। लेकिन जाइलम मौजूद होते हैं उसके सेंटर में, स्टेम के बिल्कुल सेंटर के अंदर मौजूद होते हैं या रूट के अंदर सेंटर में मौजूद होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो पानी आएगा सेंटर तक और फिर सेंटर में आने के बाद पानी जो है वो चढ़ना शुरू होगा ऊपर की तरफ। तो हमने अभी बात करनी है कि जो सॉइल है जहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वहाँ से किस तरह से ये सॉइल पार्टिकल्स ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं या जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉइल से किस तरह से जाइलम तक पहुँचते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जिसका नाम एसेंट ऑफ सैप है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जाइलम में आने के बाद पानी अपवर्ड मूव करता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वाटर एंड मिनरल के अपटेक से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनरल स्ट्रक्चर होता क्या है। हमारे जो रूट्स होती हैं उनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो ये सिंपल सी डायग्राम है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये सबसे आउटर लेयर है। दिस आउटर लेयर इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, दिस इज़ कॉल्ड एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस के कुछ सेल्स होते हैं जो कि एक्सटेंडेड होते हैं, जिनकी जो मेम्ब्रेन है या जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंडेड होता है। इन एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं रूट हेयर्स का। तो ये एपिडर्मल सेल्स हैं और एपिडर्मल सेल्स के अंदर ये मौजूद है रूट हेयर्स। उसके बाद मल्टीपल लेयर्स मौजूद होती हैं कुछ सेल्स की जो सपोर्ट के काम आते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, ये सारी लेयर्स जो आपको नज़र आ रही हैं दीज आर कॉर्टेक्स। उसके बाद हमारे पास एक और लेयर होती है सेल की जिन्हें हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, एक और लेयर होती है हमारे पास सेल की जो कहलाते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल। ये सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ, मेन जो तो आपको याद रखना है वो ये कि आउटर लेयर एपिडर्मिस की है, उससे एक्सटेंशन निकल रही है रूट हेयर्स। उसके बाद कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। उसके बाद अंदर जो है मौजूद होते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम आता है और फ्लोएम आता है। तो ये बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। बुक के अंदर ये डायग्राम बनी है, मैं दिखा दूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास सबसे आउटर लेयर है, ये जो नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ नोन एज द एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर कुछ एक्सटेंशंस हमें नज़र आ रही हैं जिन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स जो हैं ये कुछ बड़े हो गए हैं, कुछ लंबे लंबे से हो गए हैं, इन्हें हम कहते हैं रूट हेयर्स। उसके बाद ये जो मल्टीपल लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं सेल्स की, ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है। ठीक है, ये सारी लेयर्स जो हैं इन्हें मिलाकर हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेयर है दिस इज़ कॉल्ड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आपको एक लेयर नज़र आ रही है, दिस वन, ये वाली लेयर जो पूरी नज़र आ रही है दिस इज़ नोन एज द एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस के बाद एक और लेयर आपको नज़र आ रही है सेल्स की, दैट इज़ कॉल्ड पेरिसाइकिल। और उसके बाद बीच में हमें नज़र आ रहे हैं वैस्कुलर बंडल। ये वैस्कुलर बंडल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो जाइलम होते हैं इसके अंदर और एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो है ये इनर साइड पे होते हैं, यानी सेंटर में मौजूद होते हैं, और उसके आउटर साइड पे जो है वो मौजूद होते हैं फ्लोएम। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। हमने बात क्या करनी है, हमने बात करनी है कि ये जो पार्टिकल्स यहाँ पड़े हुए हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये मौजूद हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉइल के अंदर, वो किस तरह से मूव करेंगे और इस डायरेक्शन के अंदर आएंगे। और ये इनका टारगेट है, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इस रेस का फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ये डेस्टिनेशन है। तो ये हमें देखना है कि ये कैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस पूरे रास्ते को क्रॉस करके जाइलम तक आएंगे। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे पास रूट हेयर्स की। मैंने बताया कि रूट हेयर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ये पॉसिबल बनाते हैं। रूट हेयर्स कुछ और नहीं है, दे आर जस्ट द आउट ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो एक्सटेंडेड हो गए हैं, लंबे हो गए हैं, तो हम इन्हें नाम देते हैं रूट हेयर्स का। रूट हेयर्स की वजह से वही काम होता है जो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर विलाय की वजह से होता है। आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर जो इलियम है वहाँ पर मौजूद होती है फिंगर लाइक ग्रोथ जिन्हें हम कहते हैं विलाय। उन विलाय का काम क्या होता है, वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। बिल्कुल इसी तरह रूट हेयर्स भी क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए, तो मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। रूट हेयर्स की जो वॉल होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती हैं और वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ चिपक जाती हैं। और इन्हीं सॉइल पार्टिकल के अराउंड, अगर ये एक बड़ा सॉइल पार्टिकल मैंने बनाया तो इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर लगे हुए होते हैं क्या, वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो इनके साथ चिपकने के बाद वो यहीं से एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो होती है वो इसकी टिप से होती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये इसका बाकी एरिया है, लेकिन जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन होती है वो यहाँ से होती है। ठीक है, ये जो टिप है ये यहाँ की बेसिकली जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ की जो वॉल होती है वो परमिएबल होती है टू वाटर एंड मिनरल्स, तो यहाँ से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन बाकी एरिया से भी होती है। तो देखें सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। अगर आप इस एपिडर्मल सेल की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सकती है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें रूट हेयर की तो हर तरफ से एब्जॉर्प्शन हो सकती है। जब भी हम कहते हैं कि रूट हेयर्स जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट है, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में बात की थी कि ट्रांसपोर्ट डिफरेंट लेवल के ऊपर होती है। इस ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो वाटर और मिनरल्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से इसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये जो डायरेक्शन है इसे रेडियल कहते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, ये रेडियल कहलाता है। इसको लैटरल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कहलाती है, ये रेडियल ट्रांसपोर्ट भी कहलाती है, और ये लैटरल ट्रांसपोर्ट भी कहलाती है। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। एक बार जाइलम के अंदर आ गया पानी तो उसके बाद ये मूव करेगा अपवर्ड, प्लांट्स के अंदर अपवर्ड, ये लंबे लंबे डिस्टेंस तक जाएगी। दिस विल बी नोन एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास जो सॉइल है वहाँ से लेकर जाइलम तक पानी पहुँचने के 3 रास्ते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पाथवेज। ये वाटर एंड मिनरल के वाटर की मूवमेंट के जो है ये पाथवेज हैं। ये 3 पाथवे कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास सेल टू सेल, इसका दूसरा नाम है सेलुलर पाथवे, दूसरा जो हमारे पास है वो है सिम्प्लास्टिक पाथवे, और तीसरा जो हमारे पास है वो है एपोप्लास्टिक पाथवे। इन तीनों पाथवे से वाटर जो है वो मूव करके फाइनली पहुंचता है जाइलम तक। तो पहले हम देखते हैं सेल टू सेल पाथवे और सेलुलर पाथवे क्या होता है। बहुत आसान है, मैं डायग्राम में ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ये हमारे पास सेल्स बने हुए हैं। दिस इज़ दी एपिडर्मल सेल, जो कि सबसे आउटर सेल है, ठीक है। इसकी अगर एक्सटेंशन बना दूं मैं तो ये एक्सटेंशन कहलाएगी रूट हेयर। एपिडर्मिस के बाद मैंने आपको बताया मल्टीपल लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं। उसके बाद एक लेयर आती है जिसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद सेल की एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद जो है हमारे पास मौजूद होते हैं जाइलम। तो यहाँ से ये हम समझ लेते हैं ये सॉइल है, ये स्टार्टिंग लाइन है और ये एंड है, ठीक है। पानी ने पहुँचना है सॉइल से लेकर इस जाइलम तक। अब देखें 3 पाथवे क्या हैं। सबसे पहले पानी एंटर होगा एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर एंटर होने के लिए पहले ये सेल वॉल को क्रॉस करेगा, फिर ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद आएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में आपको पता है क्या पड़ा होगा, एक अदद वैक्यूल। वो इस वैक्यूल के अंदर जाएगा। वैक्यूल से निकलने के बाद ये जाएगा अगेन दूसरे सेल में, लेकिन दूसरे सेल में कैसे जाएगा, इसकी जो सेल वॉल है दोबारा, सेल मेम्ब्रेन है, दोबारा इसे क्रॉस करेगा, सेल वॉल को दोबारा क्रॉस करेगा, अगले जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और फिर इस सेल के अंदर आएगा। इस सेल में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल पड़ा हुआ है, ये वैक्यूल के अंदर जाएगा। उसके बाद दोबारा अगले सेल में जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सेल वॉल को क्रॉस करेगा और फिर दोबारा साइटोप्लाज्म में आएगा। तो बेसिकली ये पाथवे कि जिसके अंदर मल्टीपल सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना पड़ रहा है, ये पाथवे कहलाता है सेल टू सेल पाथवे। एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, दूसरे सेल से तीसरे के अंदर, दिस इज नोन एज सेल टू सेल पाथवे एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेलुलर पाथवे। इसके बरक्स हमारे पास जो सिम्प्लास्ट पाथवे है उसके अंदर बार बार सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहली बार जो है ये पानी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। अब देखें जो पानी इस एपिडर्मिस के अंदर आया है, इस एपिडर्मल सेल के अंदर आया है, वो कुछ तो जाएगा सेल टू सेल पाथवे से, कुछ पानी ऐसा होगा जो बार बार सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने पढ़ा था कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर सेल वॉल डिपॉजिट नहीं होती। यहाँ पर होता यह है कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरे सेल से कनेक्टेड होता है। ये दरवाजे क्या कहलाते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है इनके थ्रू साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में कनेक्टेड होता है 2 सेल का। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये दरवाजे, ये जो एरिया बना हुआ है और ये जो एरिया बना हुआ है, दीज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्मेटा। कुछ पानी जो है ना वो बार बार सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, बल्कि एक ही बार सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और अब गुजर रहा है इन दरवाज़ों से, ठीक है। यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। दिस पाथवे इज नोन एज सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट पाथवे वो है कि जिसमें पानी गुजरता है प्लाज्मोडेस्मेटा से, जो कि एक्चुअल डोर्स होते हैं, दरवाजे बने होते हैं, कनेक्शंस बने होते हैं डिफरेंट सेल्स के दरमियान में। थर्ड पाथवे जो है हमारे पास, उसमें जो वाटर है वो सेल के बाहर से जाता है। सेल के बाहर का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे कहलाता है ये, यानी सेल के अंदर एंटर नहीं होता, बल्कि सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं सेल वॉल, ये जो स्ट्रक्चर है। सेल वॉल का नेचर अगर आपने पढ़ा हो तो सेल वॉल हाइड्रोफिलिक होती है, यानी ये वाटर लविंग होती है। तो कुछ पानी जो है वो एंटर हो जाता है सेल वॉल के अंदर। अब ये पानी सेल वॉल में एंटर हो गया, अब ये गुजरेगा सेल वॉल से ही, यहीं से गुजर रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल वॉल से ही होते हुए जा रहे हैं, सेल में एंटर ही नहीं हो रहे। ये वाला जो पाथवे है कि जिसके अंदर वाटर की मूवमेंट होती है सेल वॉल के थ्रू, ये कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे। तो वो पाथवे के जिसके अंदर बार बार मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़े वो सेल टू सेल है। वो पाथवे के जिसके अंदर एक बार मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़े और आगे कोई मेम्ब्रेन क्रॉस ना करनी पड़े, बल्कि जो प्लाज्मोडेस्मेटा हैं जो कि ओपनिंग्स है उनके थ्रू जाए, वो सिम्प्लास्ट, और जिसमें सेल वॉल के थ्रू गुजर रहा है पानी वो है एपोप्लास्ट। अब मसला क्या है, मसला है एपोप्लास्ट पाथवे का।
एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो नाकारा हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, ठीक है, वो नहीं उसके थ्रू पानी गुजर नहीं सकता। वो कहाँ पर है? तो वो इन सेल्स के अंदर है। इन सेल्स को हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस के जो सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल के अंदर एक अदद वैक्सी मटेरियल डिपॉजिट होता है। वैक्स आपको पता है लिपिड को कहते हैं, तो ये वैक्स के डिपॉजिट, ये सेल वॉल जो है इनके अंदर ये वैक्स डिपॉजिट होती है। जब ये वैक्स डिपॉजिट होती है तो आपको पता है लिपिड और पानी की बनती नहीं है, तो अगर पानी यहाँ से आ रहा है तो अब पानी इस लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो कौन सा एरिया है कि जहाँ पर एपोप्लास्ट पाथवे नाकारा हो जाता है? वो एरिया है जिसे आप कहते हैं एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के सेल्स में जो वैक्स डिपॉजिट हुआ है, सारे एंडोडर्मिस के सेल्स में जो वैक्स डिपॉजिट होता है वो मिलकर एक अदद बैरियर बनाते हैं। इस बैरियर को हम नाम दिए, समझ लें एक बॉर्डर है, वाटर के लिए एक बॉर्डर है, तो यहाँ से वाटर गुजर नहीं सकता, तो इस बॉर्डर को, इस बैरियर को हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप का। स्ट्रिप का मतलब ये बस एक लाइन है जो कि किससे मिलके बनी हुई है? वैक्सी डिपॉजिट से, ठीक है। उसकी वजह से पानी जो है वो एपोप्लास्ट पाथवे से गुजर नहीं सकता। तो यहाँ पर आने के बाद पानी जो है वो दोबारा एंटर हो जाता है सेल में। ये पानी यहाँ से एंटर हो रहा है सेल में, और सेल में एंटर होने के बाद ये एंडोडर्मिस को क्रॉस करता है सिम्प्लास्ट पाथवे से और सेल टू सेल पाथवे से, और जब ये क्रॉस कर लेता है तो फिर दोबारा एंटर हो जाता है किसमें? सेल वॉल के अंदर। तो आगे तो चल सकता है ये एपोप्लास्ट पाथवे से, लेकिन इस सेल को क्रॉस करने के लिए एपोप्लास्ट पाथवे काम नहीं आता। तो पहला है हमारे पास सेल टू सेल। सेल टू सेल के लिए क्या है? सेल वॉल क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन, फिर वैक्यूल में जाएगा, उसके बाद दूसरे सेल में एंटर होने के लिए दोबारा सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, ये सेल टू सेल है। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है? पोर्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सिर्फ एक बार मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, उसके बाद मेम्ब्रेन क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। एपोप्लास्ट पाथवे किसके ज़रिए भाई? ये जो सेल वॉल्स हैं जिसे आप हाइड्रोफिलिक कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल वॉल्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये सेल वॉल, एपिडर्मिस की सेल वॉल, कॉर्टेक्स की सेल वॉल, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो एक कंटिन्यूस रास्ता बन रहा है। ये ऐसे समझ लें कि आपके कमरे की जो दीवारें हैं उनको मैं अंदर से खाली कर दूं, इतना खाली कर दूं कि अंदर से किसी शख्स के गुजरने की जगह बन जाए, तो आराम से बंदा सेल जो वॉल है उसके अंदर से गुजर सकता है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी वाटर कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, अनलेस क्या ना आ जाए, एपिडर्मिस को क्रॉस करेगा, कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा। ये जो सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सेल हैं, इन सेल्स के अंदर आपको एक अदर लाइन नज़र आ रही है, ब्लैक लाइन नज़र आ रही है। ये जो लाइन है इसे हम नाम देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप का। ये सेल की वॉल के अंदर वैक्स जमा हुआ है, लिपिड जमा हुआ है, जो कि पानी को गुजरने नहीं देगा। तो ये जो वैक्सी बेल्ट है ये कहलाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। आगे अगर जाना है तो सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे या सेलुलर पाथवे काम आ सकता है, एपोप्लास्ट पाथवे काम नहीं आ सकता। अच्छा जी, दैट्स इट। तो ये तीन तरह के पाथवे हमारे पास। हाँ, ये आ गया इनर लिमिटिंग लेयर एंडोडर्मिस के अंदर। एंडोडर्मिस के अंदर वो कौन सा बैरियर होता है? दैट इज़ नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये वैक्सी बेल्ट है, लिपिड के जमा होने से बनती है, और इसको गुजरने के लिए एपोप्लास्ट पाथवे जो है या एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे काम नहीं आ सकता। ओनली वे टू क्रॉस द बैरियर इज द सिम्प्लास्ट पाथवे, ठीक है, जिसे आप कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए गुजरने वाला पाथवे। अच्छा, यहाँ पर सेल टू सेल पाथवे भी काम नहीं आएगा, सॉरी मैंने कहा दोनों काम आ सकते हैं, सेल टू सेल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल टू सेल पाथवे के लिए भी यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी सेल वॉल मौजूद है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से जाना पड़ेगा और यहाँ पर भी सेल वॉल मौजूद है। तो सेल वॉल के जरिए गुजरने वाला पाथवे काम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट पाथवे काम आएगा, क्योंकि सिम्प्लास्ट पाथवे में सेल वॉल नहीं होती। तो सिम्प्लास्ट इज द ओनली वे टू क्रॉस द बैरियर। दोनों पाथवे बेकार हो जाते हैं यहाँ पे, एपोप्लास्ट भी और सेल टू सेल पाथवे भी। उसके बाद क्या होता है? एंडोडर्मल सेल्स क्या करते हैं? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट, पेरीसाइकिल को। ये जो सेल्स हैं एंडोडर्मल सेल्स जो हैं, यहाँ से जो सॉल्यूट्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेरीसाइकिल में। तो पेरीसाइकिल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, तो वाटर कंटिन्यूसली एंटर करता है, और उसके बाद ये एंटर हो जाता है जाइलम में। एक बार जाइलम के अंदर एंटर हो गया तो यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई। अब जाइलम के थ्रू ये मूव करके जाएगा प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर, और पूरी बॉडी में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये प्रोसेस जिसमें पानी मूव करता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर, दैट इज़ नोन एज असेंट ऑफ सैप। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी प्रोसेस की बात करेंगे। थोड़ी सी बात अगर मैं करूँ कि वाटर एंटर कैसे होता है, तो देखें जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली, ये जो रूट हेयर्स हैं ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है हाइपरटोनिक, यानी इनके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग। सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा होने का मतलब अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होती है, और बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है सॉइल के अंदर।
तो वाटर हमेशा मूव करता है जहाँ वाटर ज़्यादा है, तो सॉइल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और अंदर वाटर के मॉलिक्यूल कम होते हैं, तो वाटर आसानी से अंदर आ जाता है। जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स को अंदर लाने के लिए इन रूट हेयर को अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब मिनरल्स अंदर आ जाते हैं तो इन मिनरल्स के यहाँ जमा होने की वजह से क्या होता है, इन मिनरल्स के जमा होने की वजह से और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वाटर मोर एंड मोर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। तो इस तरह से वाटर एंटर होता है, और बाकी आगे का पाथवे जो है वो हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से 3 रास्तों से वाटर मूव होता हुआ एंटर होता है फाइनली जाइलम तक। सो दिस इज ऑल अबाउट अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट्स।